कक्षा 11 के गणित के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग गणित में क्रम को आगे बढ़ाते हुए समुच्चय पर और भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समुच्चय क्या है, समुच्चय के कुछ विशेष प्रकार ये जाना था। फिर से एक बार संक्षेप में उसको हम लेते हुए आगे चलें। तो हमने बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट, अर्थात वस्तु या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के कुछ प्रकार भी हम जाने थे। समुच्चय के या समुच्चय का निरूपण हम दो प्रकार से करते हैं, तालिका विधि और समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि से। इसके बाद हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। पाई से निरूपित करते हैं इसे। इसके बाद परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। फिर अपरिमित समुच्चय क्या है, इसको भी जाना था। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को न गिना जा सके। इसके बाद सम समुच्चय क्या होता है, ऐसा ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी को हम सम समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय के विषय में हम लोगों ने जाना था, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को हम बी का उप समुच्चय कहते हैं। अब आगे हम कुछ और चर्चा आज करेंगे। जैसे हम लेते हैं एकल समुच्चय, जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई परिभाषा दे दिया गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक है। तो इस तरह से अगर उस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है तो उसमें हम एक केवल लिखेंगे। इस तरह से यह एक एकल समुच्चय तैयार होगा। एक दूसरा उदाहरण ले, जैसे हमने डिफाइन किया कि ऐसा समुच्चय लिखिए जिसमें सम अभाज्य संख्याएं हों, अर्थात सम संख्याएं हों और अभाज्य संख्या हो। तो हम जानते हैं कि केवल दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, अर्थात ऐसे समुच्चय में केवल एक ही अवयव दो आएगा। तो इस प्रकार एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो। तो ऐसे समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब हम उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है, इसको हम परिभाषित करते हैं कि यदि A इज द सबसेट ऑफ B हो, अर्थात A B का उपसमुच्चय हो और B इज नॉट इक्वल टू A हो, B जो है A के बराबर न हो, अर्थात B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में न हो, तब हम A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर लें तो A बराबर 2, 3, 4 और B बराबर हम ले लें 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से देख रहे हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में है, लेकिन B A के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ऐसे अब अधिसमुच्चय क्या है, सुपर सेट क्या होता है। तो अधिसमुच्चय क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि यदि A इज द सबसेट ऑफ B हो, यदि A B का उपसमुच्चय हो, तो B को हम A का अधिसमुच्चय कहते हैं। A यदि B का उपसमुच्चय हो तो B को हम A का क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय कहते हैं। तो इस तरह से B A का अधिसमुच्चय है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, B इज द सुपर सेट ऑफ A। यही जो सिंबल है इसको हम उलट देते हैं तो अधिसमुच्चय हो जाता है। तो इस तरह से एकल समुच्चय क्या है, उचित उपसमुच्चय क्या है और अधिसमुच्चय क्या है, ये सब भी जाना। अब हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को
सॉल्व करेंगे और उसे समझाएंगे। ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ए बराबर लिखा है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स, इसका यूज करना है। तारांकित रिक्त स्थान दिया है, जैसे इसमें ए पार्ट है इसमें कि 10 डैश 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 लिखा हुआ है ए, और इस डैश 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 में अर्थात रिक्त स्थान में हमें इस चिन्ह का अवयव है का या अवयव नहीं है का, कौन सा चिन्ह यहाँ भरा जाएगा ये देख करके बताना है। तो बच्चों यहाँ ए में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब अवयव विद्यमान है। अब हम देखें यहाँ पर कि 10 को देखें कि ए में है कि नहीं, तो हमें 10 ए में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह 10 ए का अवयव नहीं है। तो अवयव नहीं है का चिन्ह हम यहाँ पर भरेंगे, तो डज नॉट बिलोंग्स। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसका बी पार्ट है कि 8 डैश 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 ए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 ए में है, 8 ए का अवयव है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या भरेंगे, 8 अवयव है अर्थात 8 बिलोंग्स टू ए। तो अन्य प्रश्नों को इसी तरह से पूरा कर लीजिए। अब हम जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखिए। इसका ए पार्ट है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय लिखना है। तो जे अक्षर से जो महीना है या जिन जिन महीनों का नाम जे अक्षर से शुरू होता है उसका समुच्चय हमें लिखना है। तो इसमें अगर हम लिखें तो उन महीनों के नाम, तो अगर शुरू में करें तो जनवरी जे से चालू होगा तो जनवरी हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून भी आ जाएगा, ये भी जे से स्टार्ट होगा, जुलाई भी आ जाएगा, फिर इसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से जनवरी जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो इन 3 महीनों का समुच्चय लिख देंगे तो दूसरे प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो उसके लिए एक समुच्चय तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जैसे हम कोई समुच्चय बी लें तो 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती हैं। तो 2 और 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसके बाद 11 अभाज्य संख्या है, 9 इसलिए नहीं है कि 9 और 1 के अलावा 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए वो भाज्य संख्या में आएगा। 11 के बाद फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद फिर 17 अभाज्य संख्या है, और 17 के बाद फिर 19 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 20 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखना है तो केवल 19 तक लिख देंगे। तो इस तरह से 20 से कम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से अवयव होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब हम और भी कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ जिनके अंत में 5 हो। तीसरे का पार्ट ए देख रहे हैं। तो 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं में हमें ऐसे संख्याओं का समुच्चय लिखना है जिनके अंत में 5 हो। तो समझ में आ रहा होगा, एक तो 5 हो गया, एक 15 हो गया और एक 25 हो गया। तो 1 से 30 के बीच में ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में 5 हैं, तो 5 15 और 25। तो और इसके शेष पार्ट हैं उनको करिए इसी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 में हमारा लिखा है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। मैथमेटिक्स एक शब्द है, आए हुए स्वरों का समुच्चय लिखिए। तो अब इसमें स्वरों का समुच्चय लिखना है।
तो कौन कौन से स्वर हैं? अब इसमें ए स्वर है, ए लिख दिया, ई स्वर है, ई लिख दिया, आई भी इसमें आया हुआ है, आई भी स्वर है, आई लिख दिया। तो इस तरह से मैथमेटिक्स शब्द में कौन कौन से स्वर आए हैं? ए, ई और आई। तो इस तरह से मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए स्वरों का समुच्चय हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन हम लें तो पांचवा क्वेश्चन है ए पार्ट में कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। जैसे इसमें पहला पार्ट है, समुच्चय लिखा है 2, 4, 6 और कामा लगा करके एक स्टार लिखा हुआ है। तो अब इस समुच्चय को देख करके गुणों के आधार पर इस स्टार के जगह पर, इस तारांकित जगह पर क्या होना चाहिए हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद कौन सी संख्या सम के रूप में आती है? 8। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 8। तो इस तरह से तारांकित स्थान में 8 लिखा जाएगा। तो इसी तरह से इसके शेष पार्ट हैं। इसी क्वेश्चन का ई पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, कौशल्या सुमित्रा। तो कौशल्या सुमित्रा के बाद स्टार्ट है। तो बच्चों जानते होंगे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और तीसरे का नाम था कैकेयी। तो इस तरह से तारांकित स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? कैकेयी। फिर ऐसे ही इस प्रश्नावली के और भी प्रश्न हैं जिनको अच्छी तरह से लगाइए। अब कुछ क्वेश्चन हम और जैसे ले लें, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन से असत्य हैं। जैसे इसका ए पार्ट है कि 3 बिलोंग्स टू 2, 3, 5। तो ये 2, 3, 5 एक समुच्चय है और इसमें लिखा हुआ है 3 बिलोंग्स टू, अर्थात 3 अवयव है 2, 3, 5 का। तो वास्तव में इस समुच्चय में 3 है। तो इस तरह से 3 इस समुच्चय का अवयव है। इसका मतलब यह क्या है? सत्य है। अब हम दूसरे प्रश्नावली में चलते हैं। दूसरे प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित हैं। जैसे इसका पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। हमको बताना है कि ये जो समुच्चय होगा वो परिमित है कि अपरिमित। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। तो बच्चों यहाँ दिनों का समुच्चय है और सप्ताह में दिनों की संख्या को हम गिन सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस तरह से सप्ताह के दिनों का समुच्चय क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। इसी का बी पार्ट है कि एक समुच्चय दिया है x सच दैट x एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें x कोई अवयव है और x एक विषम संख्या है। तो बच्चों हम जानते हैं कि विषम संख्याएं अगर हम लिखते चले जाएं 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश, तो इसका अंत नहीं होता। अर्थात विषम संख्याओं के अगर हम समुच्चय लिखें तो इसका अंत नहीं है, हम गिन नहीं पाएंगे। इसलिए यह समुच्चय क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय। तो इस तरह से समुच्चयों को अच्छी तरह से समझ करके जिनमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके वो परिमित होगा, जिसमें ना गिना जा सके वो अपरिमित होगा। और इसी तरह से इस प्रश्नावली के भी शेष प्रश्नों को हल करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको सूचित करें, उसका समाधान किया जाएगा और अन्य बातें हम कल करेंगे।